नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपने घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपने छोटे से प्यारे से चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। कक्षा 12 की फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है सबको? चलिए ठीक है, हम आपको याद दिलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपना पेन, कापी, फेयर कॉपी, रफ लेकर के सब कुछ एकदम रेडी होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर का वेट कर रहे होंगे। और अब वेट हुआ ख़त्म, अब स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे का जो काम है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम के हेल्प से, किसके नियम से बच्चों? बायो-सेवर्ट के नियम के हेल्प से परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखा था। याद आ रहा सबको? उम्मीद करते हैं सबको याद होगा, सब तैयार करके यहाँ बैठे होंगे। देखिए, आपको वीडियो लेक्चर का फ़ायदा तभी मिलेगा बच्चों जब आपको इसके पहले वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होंगी। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, यदि आप अपने बोर्ड को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के आप वाकई में सीरियस हैं, तो ये टीचर कहे या ना कहे, आप खुद सारी चीज़ों को पहले से लर्न करके, प्रैक्टिस करके आप अगले वीडियो का वेट करेंगे। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ना ही कोई आपको डेली ये बताने के लिए आएगा बच्चों। इसलिए दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितनी भी चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं उसको आप ऑलरेडी रिविज़न करके, प्रैक्टिस करके आप बैठा करिए। चलिए, ये जो पहले से फिगर बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम बना देते हैं ताकि समय कम लगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक परिमित लंबाई, परिमित का सेंस मैंने क्या बताया था? परिमित का सेंस मैंने बताया था आपको कि जिसके दोनों एंड हमको पता हो बच्चों, दोनों किनारे हमको पता हो, दोनों टर्मिनल हमें पता हो, उसको कहते हैं फाइनाइट लेंथ। क्या कहा जाता है? फाइनाइट लेंथ उसी को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमको ए भी पता है और बी भी पता है। ये तार की लंबाई हमको पता है, तो इसकी वजह से इसके पास कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा दूर के लिए फार्मूला वैलिड नहीं होता है। इसके पास ही कोई पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का जो फार्मूला आया है, B = μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। व्हाट इज φ1 एंड φ2? देखो, ये नीचे वाला जो पॉइंट्स है, इस बिंदु पर जो एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, वो है φ1, और ये ऊपर वाला जो सिरा है, यहाँ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? φ2। और ये ए क्या है? उस बिंदु की डिस्टेंस जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ तक हो गया है। तो इस डेरिवेशन की मदद से आज 3 केस आपको हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, आपका बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, कोई सा भी बोर्ड हो, यहाँ से सवाल पूछा जाता ही जाता है। इस सूत्र को, इस फार्मूले को आप रट लो, एकदम समझ करके याद कर लो, सोते जागते उठते बैठते, कोई भी आपसे कभी भी पूछे बच्चों, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी टाइप का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम रट्टा मार लो फार्मूला, μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। मेरी बातें यदि आपको समझ में आ रही हैं, सीरियसली इसको लीजिए स्टूडेंट्स। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको तो अभी बाद में पता चलेगा, जैसे जैसे ये मैग्नेटिज्म वाली यूनिट आगे आगे बढ़ेगी। आप लोग पढ़ रहे हो धारा का चुंबकीय प्रभाव, अभी ये न्यूमेरिकल में जब चलेंगे हम लोग, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। इस फार्मूले की वैल्यू तो इन ये जो 3 केस अभी हमने लिया है, इसी में आपको समझ में आ जाएगी कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले की कितनी कीमत है बेटा, कितना ये वैल्यूएबल फार्मूला है। तो सो बिलीव मी बेटा, आप विश्वास करिए, इसको रट्टा मारिए, एकदम याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से, और एकदम मार्क होना चाहिए। किसी भी टाइम आपसे कोई पूछे ये फार्मूला तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए। चलिए, अब इसी फार्मूले की मदद से बेटा हम एक केस लेते हैं। यहाँ पे फाइनाइट वायर की वजह से हमें पता था, किसकी वजह से पता है? फाइनाइट वायर। फाइनाइट माने दोनों ही हमें पता है। मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया कि इनफाइनाइट वायर आपके पास हो, मतलब दोनों एंड उसके पता ना हो। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो गया? ना तो हमको ये पॉइंट ए पता है ये कहाँ तक भागा है, और ना ही ये पॉइंट बी हमको पता है ये कहाँ तक भागा है। मतलब इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से अगर उसके पास में कोई पॉइंट है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगी। चलिए, इस बात का बेटा डिस्कशन किया जाए, इस बात के लिए फार्मूला बनाया जाए कि इनफाइनाइट अगर लॉन्ग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया है। ये केस नंबर फर्स्ट, आप कहाँ पे में लिखेंगे? केस फर्स्ट लिख लीजिए।
ये केस बेटा फर्स्ट है, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। केस फर्स्ट में अगर देखेंगे बेटा, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। देखो यहाँ पे इस डॉट डॉट लाइन का क्या मतलब हुआ, इसकी लंबाई क्या है बेटा, अनंत तक फैला दी गई है। क्या किया गया है, इसकी लंबाई को अनंत तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखो डॉटेड लाइनें नहीं थी, डॉटेड लाइनें ना होने का मतलब इसका एंड हमको पता है। यहाँ डॉट लाइन का मतलब क्या है, ये इन्फिनाइट तक गया है। ये नीचे वाला भी डॉट लाइन है, इसका मतलब माइनस इन्फिनाइट तक गया है। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, यही इसका मतलब होता है। और इस वायर से स्मॉल ए दूरी पर, जैसा कि इसमें था, स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ओ है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको लेना है। और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चों, आई। इसमें भी वही करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, यही फार्मूला हमको बताएगा बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मैंने कहा ना ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप जरा समझो बेटा, जब इस केस में हम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस फार्मूले में वैसी कौन सी चीजें हैं जो बेटा चेंज हो रही हैं। आप रटो मत फिजिक्स को, आप समझिए, मेरे साथ समझने का प्रयास करिए। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग एंड इमेजिनेशन। आप मेरी परिभाषा याद करो बेटा। फिजिक्स किस विषय, फिजिक्स की अगर परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप मेरी परिभाषा उसे बताइएगा। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग एंड इमेजिनेशन एंड द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए, और अगर फिजिक्स बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको इमेजिनेशन और फीलिंग आनी चाहिए अच्छे से। जो स्टूडेंट जितना बढ़िया से इमेजिनेशन कर ले जाए, जितनी बढ़िया से फील कर ले जाए चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसे समझ में आएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप हमसे पढ़ रहे हो, आप हमारे स्टूडेंट हो, तो आप उस इमेजिनेशन को क्रिएट करना, आपके अंदर उस इमेजिनेशन को क्रिएट करना, उस फीलिंग को क्रिएट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आप मेरे साथ देखते रहिएगा पूरा लास्ट तक। तो इस केस से जब इस केस में हम आते हैं, तो इस फार्मूले में क्या क्या ऐसी चीज़ें बेटा जो चेंज हो रही हैं। तो देखो μ0/4π, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलने वाली चीज़ तो है नहीं। करंट वही है और डिस्टेंस भी हमने सेम लिया है, ए और आई, यहाँ से कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं है। हम बात करते हो बेटा एंगल की, φ1 और φ2। यहाँ पे एंगल क्या है, इस वाले सिरे से एंगल φ1 है और इस वाले सिरे से एंगल φ2। आप जरा सोचो बेटा, अगर ये वाला पॉइंट बी यहाँ पर है तो एंगल ये φ1 है, अगर बी थोड़ा नीचे जाएगा तो φ1 घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी से मुझे रिस्पांस करिए बेटा, φ1 घटेगा कि बढ़ेगा? आप मन में सोच लीजिए, मन में सोचिए, मैं सुन नहीं रहा हूँ। आप कमेंट करके तो बता सकते हो, मैं बाद में जब बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं सही था बेटा, मैं सही था। आप बाद में भी बता सकते हो। आप मुझे बताओ, जब ये φ1 अभी ये पॉइंट बी पर है तो यहाँ एंगल बन रहा φ1। जिस दिन ये बेटा यहाँ चला आएगा, नीचे जैसे जैसे ये खिसकेगा तो ये लेंथ क्या होगी, ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। ये एंगल φ1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है बच्चों? यस बच्चों, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर यू श्योर? समझ में आ रहा सबको ये पॉइंट बेटा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे ये पॉइंट बी नीचे की तरफ स्लाइड होगा, नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे ये जो लाइन है बेटा वो नीचे की तरफ खींची जाएगी। वैसे वैसे ये लाइन, चलो हम बना देते हैं थोड़ा सा। ये देखो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, देखो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये एंगल क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ये पॉइंट बेटा नीचे की तरफ आएगा तो ये φ1 अपनी वैल्यू को बड़ा करता चला जाएगा। ये पहली बात समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो बेटा कमेंट में यस लिखिए। आप कमेंट में यस लिखिएगा, हम आपके कमेंट लास्ट में पढ़ेंगे। हर किसी भी स्टूडेंट का मैं कमेंट डेली पढ़ता हूं। अगर आपको बेटा हमारे अंदर कोई और इनोवेशन और क्रिएशन आप चाहते हैं कि हम अपने पढ़ाने का तरीका में कोई संशोधन करें, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिया करिए। हम आपके कमेंट्स को, हम आपके सुझाव सजेशन को सीरियसली लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस पर काम करें और आपकी हर बात को सीरियसली लेकर के आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, हाँ सर ये चीज़ आपने जब समझाया था तो मैंने पहले भी समझ लिया था, या आपके समझाने के बाद ये समझ में आए। जो भी सत्य बात हो, जो भी सही बात हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए जैसे जैसे ये पॉइंट बेटा नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे जाएगा, वैसे वैसे φ1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। श्योर? अच्छा, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, अगर मान लीजिए ये पॉइंट बेटा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये φ1 भी क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ये पॉइंट बढ़ते 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 इतना दूर चला जाए, कितना दूर, इनफाइनाइट तक चला जाए बेटा,
कहाँ तक चला जाए बच्चों, इनफाइनाइट तक चला जाए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, अब देखो ये लाइन क्या हो रही है बेटा, ये जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है ये लाइन सीधी होती चली जा रही है। देखो ये सीधी होती चली जा रही है। जब ये खूब नीचे तक चला जाएगा तो ऐसा मान सकते हैं जब ये लंबाई इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वाली लंबाई एकदम सीधी हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? ये वाली ये जो आप देख रहे हो रेखा, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, सीधी हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, सीधी हो रही है। जब ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा पॉइंट बी तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी। और जब ये लाइन बेटा एकदम सीधी होगी तो ये φ1 अपनी वैल्यू को कितना कर लेगा, 90 डिग्री कर लेगा। कितना कर लेगा, 90 डिग्री कर लेगा। यस बच्चों, समझ में आया सबको ये बात? वेरी गुड बेटा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये पॉइंट बढ़ते 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 इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाएगा तो ये वाली जो लाइन उल्टा सीधा होते होते इस तरीके से हो जाएगी और यहाँ एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो वही बात मैंने लिखा है, जब ये वाला पॉइंट बी बेटा बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा, अनंत लंबाई का हो जाएगा, तो यहाँ φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। आर यू श्योर? यस बच्चों, आगे देखिए। अब उसी तरीके से ये जो ऊपर वाला सिरा है ये भी इनफिनाइट है। ये भी क्या बच्चों, इनफिनाइट है। तो ये भी इनफिनाइट है तो ये भी जब ऊपर की तरफ भागेगा, ये भी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके द्वारा ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, देखो जैसे ये बी भागा था उसी तरीके से ये भी भागेगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बनाएगा, वो भी तो 90 ही बनाएगा। वो भी क्या बनाएगा बेटा, 90 बनाएगा। तो यहाँ φ2 भी क्या होने वाला है, 90। ये इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। अगर ये दोनों बातें समझ गए आप तो फिर इस फार्मूले में, इस डेरिवेशन में और कुछ नहीं है। तो यहाँ से बेटा अगर फाइनाइट से, अगर परिमित लंबाई के चालक तार से आपके पास अपरिमित लंबाई का, अनंत लंबाई का चालक तार है, तो ऐसी कौन कौन सी राशियाँ हैं जो चेंज हो गई। करंट और ये डिस्टेंस तो हमने सेम रखा है बेटा, सिर्फ φ1 और φ2 चेंज हो गया। अगर चेंज हुआ तो हुआ कितना, चेंज हो करके बेटा ये φ1 और φ2 90 डिग्री हो गए। अब आपको ये ट्रिक याद रखना है, एज ए फार्मूला याद रखना है कि कोई भी वायर है अगर जो सिरा उसका इन्फिनाइट होगा, जो सिरा बच्चों उसका इन्फिनाइट होगा, वहाँ पे एंगल φ जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब आपको हरदम ये सोचना नहीं है, इतना लंबा हरदम नहीं सोचना, क्योंकि पेपर में जब आप बैठोगे तो इतना वक्त नहीं रहेगा हर चीज़ को आप हरदम सोचते ही रहो। क्लियर हो रही बात है बेटा? अब इसको आप लर्न कर लो, इसको याद कर लो कि जब एक सिरा बेटा इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा होगा तो वहाँ एंगल φ1 और φ2 कोई भी होगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? अब अगर इस वैल्यू को φ1 और φ2 को बेटा समीकरण 1 में हम रख दें, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस बच्चों मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। समीकरण 1 में φ1 और φ2 बराबर कितना रख देते हैं, 90 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, μ0/4 I/a sin 90 φ1 के स्थान पे, sin 90 φ2 के स्थान पे। अब sin 90 कितना होता है दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा भैया कितना होता है, पता है सबको? यस बच्चों, 1 तो 1 कितना हो जाएगा, 2। b बराबर हो गया μ0/4 यहाँ से I/a इंटू कितना बेटा, 2। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को आप इससे काट दीजिए बेटा। इस 2 को क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा b बराबर μ0/, देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, μ0/2 I/a। ये फार्मूला आपको याद रखना है बेटा। तो अनंत लंबाई का अगर चालक तार है, कितने लंबाई का बेटा, अनंत लंबाई का अगर चालक तार है, उसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है μ0 I/2a। ये फार्मूला कहाँ से आया था, बायो सेवर्ट के नियम से। और ये फार्मूला कहाँ आया, इस फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला एक बना बायो सेवर्ट का, उससे बना ये, इससे बना ये, तो पूरा बेटा सीरीज है। हर फार्मूले एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ फार्मूले ही नहीं बेटा, पूरी फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम और आगे बढ़ के बोलें तो बेटा पूरा साइंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये साइंस ही पूरा नेचर है बेटा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड।
आर रिलेटेड, हर चीज़ बेटा एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये फार्मूले कैसे जुदा हो सकते हैं एक दूसरे से बेटा, अगर आपको एक चीज़ पता है तो उसी के सहारे आप सारी चीज़ों को जान सकते हो, समझ सकते हो। यही तो खूबसूरती होती है बेटा साइंस की, साइंस के सब्जेक्ट की यही खास बात होती है। आप बस एक चीज़ शुरुआत कहाँ से हो रही है वो जान जाओ, बाकी तो रास्ता खुद वो साइंस आपको दिखाता चला जाता है। चलिए, तो अगर अनंत लंबाई का चालक तार है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट ए पर आपको किसी पॉइंट पर चाहिए, तो B बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई यूटा। याद रखिएगा इस फार्मूले को। क्लियर? चलिए अब अगला केस लेते हैं। अगला केस क्या है बेटा? अगला केस ये जो है, ये था, ये फुल इन्फिनाइट था। इसको कहते हैं फुल इन्फिनाइट वायर। क्या कहते हैं बेटा? फुल इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। CCC का मतलब क्या? करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा। कोई ऐसा चालक तार है जो अनंत लंबाई का है, इसके दोनों सिरे क्या हैं? अनंत लंबाई के हैं। अब यहाँ पे जो केस ले रहे हैं, इसका एक सिरा तो इन्फिनाइट है, दूसरा सिरा बेटा इन्फिनाइट नहीं है। एक सिरा इन्फिनाइट है और दूसरा सिरा परिमित है। केस समझ में आ रहा है? अंतर आप समझिए, इसके दोनों सिरे इन्फिनाइट है, जबकि इसका सिरा क्या है? एक सिरा सिर्फ इन्फिनाइट है और दूसरा सिरा जो है फाइनाइट है। तो इसको कहते हैं सेमी इन्फिनाइट। क्या कहा जाता है बेटा? सेमी इन्फिनाइट। अब मैथ मत लगा दीजिए सर, सेमी इन्फिनाइट का मतलब इन्फिनाइट बाई 2 होगा। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं होती है इन्फिनाइट बाई 2, ये तो अनडिफाइन है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ मैथ नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ फीलिंग की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ मैथमेटिक्स से काम नहीं चलता है। सेमी इन्फिनाइट बेटा, सेमी इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है। सेमी इन्फिनाइट का मतलब ये हो गया कि इसका एक सिरा क्या होगा बेटा? इन्फिनाइट होगा और दूसरा सिरा क्या होगा? पॉजिटिव होने वाला है। अब आप समझिए, अब इस फार्मूले से जब इस केस से इस केस में आते हैं, केस नंबर ये जो फर्स्ट है, जो यहाँ से अगर हम इसमें आते हैं, यहाँ से इसमें अगर आते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो बेटा बदल गया, अगर यही आप सोचना जान जाओ, आप अपने अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करो बेटा। मैं भले आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ऑफलाइन वाली ही फीलिंग आएगी यदि आप ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ रहे हो। मैंने आपसे क्या पूछा? हमने आपसे पूछा कि जब आप इस केस से इस केस में ट्रांसफ़र हो रहे हो, देखो पहली बात दिमाग में सेट करो, सारी चीज़ें यहीं से आएंगी, मेन यही है। जब आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो इस फार्मूले में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं बेटा? करंट वही है, डिस्टेंस जितनी दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है वही है। अब बात बची क्या है? तब φ1 और φ2 इसी से पूछ लेते हैं। अभी अभी मैंने इसके पहले बताया कि जो सिरा है इन्फिनाइट वाला वो 90 डिग्री बनाएगा, तो φ2 बराबर कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। या φ1 की बात कर लेते हैं, आप समझिए जरा, φ1 कितना होगा इस केस में? φ1 कितना होगा? ये जो सिरा है ना बेटा, इसका लास्ट वाला सिरा, इसी के जस्ट सामने ये पॉइंट O है। केस आप समझिए, इसी के जस्ट सामने ये वाला सिरा है, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ये वाला सिरा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब आप देखिए, यही तो है φ1। जिस दिन ये पॉइंट ऊपर चलना चालू करेगा, और ध्यान से समझिएगा बेटा, हम आपको रटाने के लिए नहीं आए फिजिक्स, समझाने के लिए आए, समझिए। भले टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा बन रहा है, आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप सीख करके जाइए कुछ। ये पॉइंट भी जब ऊपर चलेगा तो बताओ ये फाई क्या होगा? ये जब पॉइंट ऊपर चलेगा तो लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फाई घटा कि बढ़ा? घट गया बेटा, घट गया। फाई ये बिंदु यहाँ पर पहुँचा तो फाई और घट जाएगा, यहाँ पहुँचा तो और घट जाएगा, यहाँ पहुँचा तो और घट जाएगा। अगर यहीं पर लाइन चल गई तो φ1 कितना हो जाएगा? 0। φ1 कितना हो जाएगा? 0। अगर ये लास्ट पॉइंट से ही एकदम सीधे में ये पॉइंट होगा तो φ1 0 होगा और φ2 क्या होगा? 90 होगा। अब इस फार्मूले से हम पूछ लेते हैं कि भैया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो समीकरण 1 से बेटा अगर हम पूछ लें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/A। तो साइन 0 बेटा, φ1 कितना है? 0, φ2 कितना है? 90। तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों? दुनिया जानती है, 0। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। तो 1 + 0 1 ही होगा, 1 का गुणा कराओगे यही होगा भी, सेम फार्मूला।
तो इस केस में म्यू नॉट आई अपान 4 पाई होगा। यहाँ देखो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए है, यहाँ म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नीचे 2 पाई ए है बेटा, और यहाँ जो बन रही है नीचे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 4 पाई ए है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए एक लास्ट केस और बचा है, तीसरा केस और बचा है, उसको बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो भैया आप तुरंत आप कमेंट करिएगा। डायरेक्ट लाइव क्लास तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन आप फिर भी कमेंट करिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को, आपकी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आप तुरंत कमेंट किया करिए। देखो जब भी आप वीडियो देखा करिए तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो जरूर आती होगी हर किसी स्टूडेंट को। अगर सीरियसली आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सीखने के पर्पज से देख रहे हो, तो जरूर कुछ ना कुछ डाउट बनते हैं बेटा। जब भी आप सीखोगे सीरियसली, अगर डाउट नहीं बन रहे हैं तो डाउट क्रिएट करिए बेटा आप ना। जैसे कोई चीज़ मैंने सिखाया, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा चीज़ों को पढ़ने में। और फिर आप हमको मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर बेटा हम आपको दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट कर दीजिए। तो निश्चित रूप से बेटा हम आपकी प्रॉब्लम लेंगे। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप बस सीरियसली आप चीज़ों को सीखते जाओ। तीसरा केस, जिस दिन ये पॉइंट ओ उठ करके इस लाइन के सीध में चला आएगा, मतलब जस्ट ए बी के हेड पर आ जाएगा, ए बी के एकदम सर पर सवार हो जाएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और ये केस बेटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इन तीनों केस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये तीसरा वाला केस बेटा। अगर किसी दिन ये वाला पॉइंट उठ करके इस लाइन के सीध में आ जाएगा, ए बी के ऊपर, ए के ऊपर चला जाए या बी के ऊपर चला नीचे चला है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है। आपको ये सोचना है कि जो इस केस से इस केस में आएंगे, यही वाला एक केस है बेटा। पॉइंट उठ करके यहाँ चला आया, इस लाइन पर कहीं भी चला जाए बेटा, ऊपर या इस लाइन पर कहीं नीचे चला है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, यही केस है। आपको बस ये सोचना है कि जब उस केस से इस केस में आएंगे तो ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें a, phi1, phi2, ये उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये चेंज होकर के कितना वैल्यू अपना बना लेंगे। बस यही चीज़ आपको क्या करना है, सोचना है। तो सिंपल सी बात है, सोच लेते हैं। देखो ए क्या है, पहले तो ए के बारे में सोच ले। ए क्या है, इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसकी, उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है। चालक तार से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। क्लियर। अब अगर ये पॉइंट उठ करके चालक तार की तरफ आना शुरू करेगा, बताओ ये घटेगा कि बढ़ेगा? अरे भैया घट जाएगा। कोई बढ़ा तो नहीं रहा अपना, कोई बढ़ा तो नहीं रहा भैया, निश्चित रूप से बेटा घट जाएगा। अरे ये चालक तार है और ये पॉइंट है, ये चल रहा है। अब चाहे ऐसे आकर के यहाँ खड़ा हो जाए, चाहे ऐसे सीधा जाए, और चाहे ऐसे चला है यहाँ बेटा, तो वो पहुँच रहा है इसी लाइनिया पर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। और जिस दिन ये इस पॉइंट पर जस्ट इसके सीध में आ जाएगा, ये यहाँ हो एकदम इसी लाइन पर होगा, तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। ओके बेटा, यहाँ ए की वैल्यू हो गया 0। अच्छा phi1 और phi2 का क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है बेटा। देखो अभी ये वाला पॉइंट यहाँ था तो ये एंगल इतना था, जैसे जैसे ये पॉइंट बेटा आगे बढ़ेगा वैसे एंगल ये बढ़ता जाएगा, और जिस दिन ये वायर पर पहुँच जाएगा ये फाई बढ़ करके 90 हो जाएगा बेटा। क्या ये बात सबको समझ में आया? फाई की वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो phi1 और phi2 यहाँ कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब ये a और phi1 और phi2 की वैल्यू समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। b बराबर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान a, क्या रखेंगे, phi1 कितना हो चुका है 90, phi2 कितना हो चुका है 90, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान a 1 प्लस 1। अच्छा a के स्थान पे कितना रख सकते हैं बेटा, a के स्थान पे कितना, अरे a हो गया है 0, तो सोचना क्या है, a के स्थान पे 0 रख देते हैं। तो ये हो गया a के कितना 2 म्यू नॉट i अपान 0 इंटू समथिंग क्या 0 से अगर भाग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हो गया भाई, 0 से किसी संख्या में भाग देने पे अनंत आता है। मैथ तो हमारी ये कहती है अनंत आ गया, अनंत आने का मतलब अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन का मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं कर पाएंगे कितनी आएगी। हाँ बच्चों, मैथ तो यही कहती है।
मैथ तो हमारी कहती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर यहाँ कोई ऐसी डिवाइस रख दिया जाए जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड नाप करके बताएगी, उसमें अगर कोई पॉइंटर लगा हुआ है, कोई कांटा लगा हुआ है, वो घूमने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल रही है, तो जैसे ही उसके सिरे पर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसकी सुई जो है ऐसे भागती रहेगी हमेशा, कहीं रुकेगी ही नहीं। मान लो हम यहाँ एक कंपास लेके जाते हैं, कंपास आपको मैंने पहले ही बता दिया बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है। मैग्नेटिक फील्ड वो साउथ और नॉर्थ दिशा में जाकर के रुक जाती है। क्या कोई कंपास अगर यहाँ इस वायर के हेड पर रख देंगे तो कंपास की जो सुई है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकती है? क्या उसकी सुई ऐसे भागती रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती ही रहेगी? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ कंपास लेके जाएंगे तो कंपास की सुई बेटा 0 पर जाके रुकी रहती है। कहाँ रुकी रहती है? 0 पर रुकी रहती है। ये बात आपको समझना है। तो फिजिक्स में सिर्फ मैथ ही नहीं है, आप खुद की फीलिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए, ये विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए, रियलाइजेशन भी होना चाहिए, तब आपको फिजिक्स बेटा समझ में आएगी। तो ये यहाँ पे अनडिफाइन आपको नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना है। अगर आपने मैथ मार दिया तो ये अनडिफाइन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या रखना है? 0। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? इन्फिनाइट आ रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट आने का सेंस क्या हो गया? क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं? जब यहाँ कोई कंपास या कोई भी ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करती है, जब यहाँ रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बता ही नहीं पाएगी कुछ, ऐसा क्या? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ सीख सकते हो, आज एक नई बात सीखने वाले बेटा फिजिक्स में। अगर ये मैथ वाली बात होती तो मैथ में ऐसा कहा जा सकता था कि यहाँ पे क्या आ गया? इन्फिनाइट आ गया, ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में अगर कोई ऐसी बात आती है 0/0 आ जाए, क्या क्या आ जाए? कहीं पर आप कैलकुलेशन करते समय बेटा जैसे यहाँ पर 0 से भाग किया गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? इन्फिनाइट आ गया। या आप कहीं पर भाग देते समय या कुछ भी करते समय 0/0 आ गया, या कहीं पर बेटा 0 × इन्फिनिटी आ गया। इस टाइप की अगर चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स में वो क्वांटिटी अनडिफाइन हो गई है। इसका मतलब बिल्कुल ये आपको नहीं समझना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है कि वो अनडिफाइन हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मेजरमेंट ही ठीक नहीं है, हमारा मेजरमेंट ही ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को बेटा? हमारा मेजरमेंट ही ठीक नहीं है। अगर मेजरमेंट ठीक होगा तो कोई ऐसी चीज़ फिजिक्स में नहीं है जो अनडिफाइंड आएगी। तो सर हम आपने ही कराया है, आपने ही बताया है कि यहाँ 0 आया है, तो 0 अगर आया है तो ये इन्फिनाइट होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो आप कैसे कह रहे हैं मेजरमेंट ठीक नहीं है? इस बात को समझने के लिए बेटा इसके फंडामेंटल पर हम चलेंगे। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन किया है इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई बेटा। अब उस कमी को दूर करने के लिए कहाँ चलेंगे? फंडामेंटल। हम आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं बेटा ऐसे, हम आपको पूरा लॉजिक सिखाएंगे, आपको उतनी डेप्थ तक ले जाएंगे, इतनी गहराई तक लेके जाएंगे जहाँ से चीज़ें बेटा फिर और फिर कोई प्रश्न आपके मन में बनेगा ही नहीं कि क्यों और ये कैसे हुआ। आपको नेचुरली चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तब आपको मज़ा आएगा फिजिक्स में। चलिए इस बात को समझने के लिए बेटा बायो-सेवर्ट के नियम के पास चलते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये dl लंबाई है, और यहाँ पर आपको कोई बिंदु वो दिया गया है, स्मॉल r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। समझिए यही तो बायो-सेवर्ट का नियम है। ये स्मॉल, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का, जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा? dV बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा अपान क्या बेटा? r²। बोलो यही होता है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो μ0/4π × I, ये होता है वेक्टर dl वेक्टर क्रॉस r डिवाइडेड बाई r³। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता? याद आ रहा सबको? यस आर नो? कमेंट बॉक्स में आप लिख करके रिप्लाई दे सकते हैं हमें। आप मुझको, आप अपना दिमाग हमसे कनेक्ट करके रखा करिए बेटा। यही मैं डेली आपको हर वीडियो में बताता हूँ। μ0/4π I dl r वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r³, यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। बच्चों देख लीजिए ध्यान से।
अब आप ध्यान से समझिए। अब इस वाले केस में हम अपना डीएल खोजते हैं और हम अपना आर खोजते हैं। आर क्या है, एक एक बात बेटा अच्छे से समझिए, तभी ये केस आपको क्लियर होगा। आर क्या है, उस बिंदु की दूरी है, वायर से उस बिंदु की दूरी है जहां पर आपको ज्ञात करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना। और डीएल क्या है, वो धारा अवयव है जिसको आपको कहते हैं करंट सेगमेंट कहते हैं। मान लीजिए इस पर ये बेटा आपका कहीं भी आप डीएल मान सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डीएल मान लिया। इस वायर पे क्या मान लिया, डीएल। और आर कहाँ, आर के पहले तो आप पॉइंट खोजेंगे। पहले क्या खोजेंगे, पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, आर खोजेंगे। मान लीजिए पॉइंट बेटा यहीं पर आ गया, पॉइंट आपका यहाँ आ गया है, इसी वायर पर आ गया है। तो अब इस डीएल से ये डिस्टेंस हो जाएगी आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, आर। और ध्यान से आप समझिएगा, अभी डीएल मैं सिर्फ बड़ा बनाया हूँ आपको दिखाने के लिए बेटा, ताकि फिगर में समझ में आए। बाकी ये बहुत छोटा है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर मान सकते हो, यहाँ से लेकर के नीचे तक भी आर मान सकते हो। ये डीएल बहुत छोटा है, एज ए पॉइंट है। डीएल कैसा है बेटा, एज ए पॉइंट है। अब आप कोई स्टूडेंट है ना, कैसा डीएल को आप यहाँ आर को यहाँ तक ही क्यों नहीं मान रहे हैं, आप नीचे क्यों लेके आ रहे हैं। अब यहाँ तक मान लो, यहाँ तक मान लो। डीएल सिर्फ बड़ा हमने दिखाया सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा, आप लॉजिक समझो। तो आपका पॉइंट कहाँ है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना, पॉइंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने वाला है, और डीएल ये आपका ये है। अब थीटा क्या है, थीटा कहाँ है, थीटा आपका कहाँ होगा, थीटा आपका कहाँ होगा, थीटा होगा आपका बेटा 0। एक मिनट, थीटा कहाँ होगा, अब थीटा क्या है, थीटा आर और डीएल के बीच का एंगल है बेटा। देखो ये डीएल हो गया और ये आर हो गया। जिस लाइन में डीएल है उसी लाइन में बेटा आर है आपका, जिस लाइन में डीएल है उसी लाइन में क्या है, आर है। जिस लाइन में डीएल है उसी लाइन में आपका आर है। तो इसका मतलब डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, 0। थीटा विल भी 0। अगर यहाँ बेटा थीटा 0 हुआ तो आप इस फार्मूले में क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पे 0। अगर थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगी, 4 पाई आई डीएल आर साइन 0/r³। देखो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और नीचे वाला क्या है, r³। साइन 0 का मान 0, तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे जैसा है वैसा एज इट इज सब कुछ पड़ा रहेगा। क्लियर हो रही बात है, ओके। अब ये नीचे वाली चीज़, अब ये हो गया 0/r³, 0 समथिंग बेटा, 0 समथिंग, या मान लो यहाँ 4 पाई भी है, नीचे में 4 पाई। तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका आ गया, 0। तो इस तरीके से बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ओके, अगर समझ में आया होगा बेटा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।